हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं विदेशी आक्रमणकारियों के बारे में। ठीक है बच्चों, पहले हम मगध कंप्लीट कर चुके हैं, तो मौर्य साम्राज्य पर जाने से पहले हमें थोड़ा विदेशी आक्रमणकारियों के बारे में पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पर एक मगध एक शक्तिशाली राज्य बन रहा था और उसके पश्चिम में छोटा छोटा साम्राज्य था शासकों का, जिससे वहाँ पर विदेशियों ने आक्रमण किया और वहाँ पर अपना अधिकार किया। तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में वहाँ से क्वेश्चन कभी आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये टॉपिक काफ़ी ज़रूरी है, तो आप इसको ध्यान से सुनना, ठीक है, और मन लगा के पढ़ना। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। ईरानी आक्रमण। सबसे पहले आपको पता होगा कि ईरानियों ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, इसलिए हमें ईरानी आक्रमण पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। भारत के पूर्व में मगध एक शक्तिशाली राज्य था, वो आपको मैंने बढ़ा दिया सारा, और आपको पता भी होगा कि भारत के पूर्व में एक शक्तिशाली राज्य था, किंतु भारत के पश्चिम में पंजाब छोटे छोटे राजाओं का शासक था। ठीक है, वो मैं आपको बता दिया है, जिसके कारण विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत के पश्चिमी भाग पर आक्रमण किया। क्यों किया? क्योंकि वहाँ पर छोटे छोटे राजाओं का शासन था और वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। इसी कारण से उनका फ़ायदा उठाया और उन्होंने पंजाब पर आक्रमण किया। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया था। यहाँ से अब वन लाइनर क्वेश्चन बनेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम में। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, क्वेश्चन हिस्ट्री में तो यही से ही बनने, चाहे आप यूपीएससी लगा लो, चाहे आप एससी बीपीएससी यूपीपीसीएस, चाहे आप एसएससी लगा लो, सीएचएसएल लगा लो, लेकिन जो बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ से क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी और घुमा फिरा के आते हैं। ठीक है बच्चों, जो छोटे एग्जाम्स होते हैं मतलब कि क्लैरिकल टाइप के होते हैं, वहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं और सीधे कई बार उठा लेते हैं। तो हर एग्जाम की दृष्टि से ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं कि भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया था। तो भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरानियों ने किया था। ईरान ने किया था, मीन्स कि फारस ने किया था। कंप्लीट। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरानी मीन्स फारस ने किया था, अलाइस फारस ने किया था। ठीक है, तो वहाँ के किस वंश के राजा ने किया था, यहाँ से क्वेश्चन बनता है ईरानियों के किस वंश के राजा ने भारत पर आक्रमण किया था। तो हकमनी वंश के राजा ने भारत पर आक्रमण किया था। यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। ठीक है, हकमनी वंश के संस्थापक कौन थे? साइरस द्वितीय संस्थापक थे। ठीक है, इन्होंने भारत पर विदेशी आक्रमण किया था, लेकिन वो सफल नहीं हुए थे। ठीक है, क्लियर। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया था? ईरानियों ने किया था। किस वंश ने किया था? हकमनी वंश ने किया था। हकमनी वंश के संस्थापक कौन थे? साइरस द्वितीय थे। ठीक है, आपको यहाँ से 3 क्वेश्चन कंप्लीट। और उसके बाद में पढ़ते हैं इस वंश के शासक डेरियस प्रथम, इसको हम दाइबर भी बोलते हैं, दारा भी बोलते हैं, उसने भारत पर आक्रमण किया और वो सफल रहा। उसने सबसे पहले गंधार और कंबोज पर अधिकार कर लिया। जब आप इंडिया का मैप देखोगे तो इंडिया के साइड में ऊपर गंधार और कंबोज आता है, वही रास्ता था भारत पर आक्रमण करने के लिए। तो उसने भारत पर आक्रमण करने से पहले गंधार और कंबोज पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, यहाँ से हमको क्वेश्चन पता लगता है कि भारत के जब विदेशी आक्रमण हुए थे तो किसने गंधार और कंबोज पर अधिकार किया था? तो डेरियस वन ने गंधार और कंबोज पर अधिकार किया था। जब भी ईरानी किसी भी प्रांत को अपने राज्य में मिलाते थे, ठीक है, तो मिलाते थे तो वो उसका प्रांत का नाम रखते थे। मतलब ये नाम मीन्स रखते थे कि उनको देते थे कि संख्या कितनी है। तो ठीक है ना, तो वो 20वां प्रांत था। उन्होंने जब गंधार और कंबोज को मिलाया तो वो ईरानियों का 20वां प्रांत था जिसको उन्होंने जीता था। ठीक है, और वहां पर उस समय प्रांत को क्षत्रपी भी कहते थे। ईरानी क्या कहते थे? क्षत्रपी। क्लियर आपको। और फारस साम्राज्य ने कुल 28 प्रांतों को अपने राज्य में मिलाया था। ठीक है, जहां से उसे 360 टैलेंट सोना मिलता था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये एग्ज़ाम की दृष्टि से। आपको ध्यान से पढ़ना है कि जब उन्होंने भारत पर आक्रमण किया तो मतलब कि कौन सा प्रांत था? वो 20वां प्रांत था। और कुल कितने प्रांतों को उन्होंने मिलाया था? 28 प्रांतों को मिलाया था। ठीक है, किस किस प्रांत को मतलब भारत के किस प्रांत को सबसे पहले उसने मिलाया था? गंधार और कंबोज को मिलाया था। ठीक है, और वहां से और जो भी प्रांतों को मिलाया था वहां से उनको कितना सोना मिलता था? 360 टैलेंट सोना मिलता था। क्लियर आपको यहाँ तक?
उसके बाद करते हैं हम। जो इस वंश का अंतिम शासक था, इस वंश का अंतिम शासक था डेरियस तृतीय। ठीक है, इस वंश का अंतिम शासक था डेरियस तृतीय जिसको सिकंदर ने हराया था और हकमनी वंश का अंत कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले सारिस द्वितीय आया। ठीक है, उसके बाद डेरियस वन का जिक्र हमें मिलता है, बहुत सारे शासक आए। ठीक है, उन्होंने इतना नहीं किया। तो ठीक है, उसके बाद डेरियस तृतीय आया, उसने सिकंदर ने उसे हरा दिया और हकमनी वंश का अंत कर दिया। ठीक है, और ईरानी हमारे भारत में आए थे तो उसका क्या प्रभाव पड़ा? सबसे पहले तो क्या व्यापार को बढ़ावा मिला, ये काफी इंपॉर्टेंट है प्रभाव, इधर से क्वेश्चन बनते हैं तो आप ध्यान रखना। ठीक है, भारत और ईरान का संपर्क 200 साल तक रहा। ठीक है, इससे व्यापार में बढ़ावा मिला, सबसे पहले व्यापार में बढ़ावा मिला। ठीक है, सेकंड, ईरानी लेखक भारत में लिपि का एक खास रूप अरमाइक लेकर आए। ईरानी कौन सी लिपि लेकर आए थे भारत में? अरमाइक लिपि लेके आए थे। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी लिपि? अरमाइक लिपि। ठीक है, जिससे खरोष्टी लिपि का विकास हुआ, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक है, ईरानी कौन सी लिपि लाए थे? अरमाइक लिपि, और जिससे खरोष्टी लिपि का विकास हुआ जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। क्लियर आपको? यहां से थर्ड पॉइंट करते हैं। इसका प्रभाव मौर्य काल पर पड़ा। ठीक है, जैसे आप अशोक कालीन स्मारक, इसका उदाहरण देख सकते हो। ठीक है, जो अशोक के टाइम के स्मारक मिले हैं तो वहां पर खरोष्टी लिपि का आप उदाहरण देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम एक पॉइंट और है, ईरानी आक्रमण के बारे में हमें हीरोडोटस, स्ट्राबो और एरियन से सूचना प्राप्त होती है कि हमारा भारत पर आक्रमण कैसे, मतलब कि ईरानी आक्रमण जो भारत पर हुए थे, तो हमें कहाँ से सूचना प्राप्त होती है? हीरोडोटस से, स्ट्राबो से और एरियन से सूचना प्राप्त होती है। इसके अलावा हकमानी वंश के शासकों के लेखों से भी हमें सूचना प्राप्त होती है कि ईरानियों ने भारत पर आक्रमण किया था और ऐसे किया था और क्या क्या उन्होंने काम किए थे। क्लियर आपको? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया था? ईरानियों ने किया था। किस वंश के राजा ने किया था? हकमनी वंश के राजा ने किया था। हकमनी वंश का संस्थापक कौन है? सारिस द्वितीय है। और जो भी फर्स्ट शासक जो सफल हुआ था वो था डेरियस वन। ठीक है, और इसने कौन से देश को, मतलब किस प्रांतों को अपने में मिलाया? गंधार और कंबोज को मिलाया। वो कौन सा प्रांत बना? 20वां प्रांत बना। ईरानियों ने कितने कुल प्रांतों को अपने साम्राज्य में मिलाया था? 28 प्रांतों को मिलाया था। वहां से कितना सोना मिलता था उनको? 360 टैलेंट सोना मिलता था। और ईरानियों का अंतिम शासक कौन था? डेरियस द्वितीय था। और उसको किसने हराया था? उसको सिकंदर ने हराया था, और जिससे हकमनी वंश का अंत हो गया। ठीक है, और इसका क्या प्रभाव पड़ा? ईरानी भारत पे जब आए, जिससे 200 साल तक इनके बीच में संपर्क रहा और व्यापार को बढ़ावा मिला। वो एक अरमाइक लिपि को लेके आए, जिससे खरोष्टी लिपि का विकास हुआ जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। उदाहरण है खरोष्टी लिपि का उदाहरण आप अशोककालीन स्मारक दे सकते हो। मौर्यकालीन संस्कृति में अधिकतर खरोष्टी लिपि का ही विकास हुआ था। ठीक है, और ईरानी आक्रमण के बारे में हमें सूचना कहाँ से मिलती है? हमें हीरोडोटस, स्ट्राबो और एरियन से सूचना प्राप्त होती है। इसके अलावा हकमनी वंश शासकों के लेखों से भी सूचना प्राप्त होती है। तो हमने आपको ईरानी आक्रमण करा दिए। तो अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं बच्चों। यूनानी अर्थात मकदूनिया आक्रमण के बारे में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है, हमने अब पढ़ना है यूनानी आक्रमण। तो किसके द्वारा किया गया था यूनानी आक्रमणों का? मेन पर्सन कौन था जिसने आक्रमण किया था? राजा कौन था? तो वो सिकंदर था। तो हम उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो यूनान के राजा फिलिप का पुत्र कौन था? सिकंदर। यूनान के राजा फिलिप का पुत्र सिकंदर था। ठीक है, इसका मूल नाम अलेक्जेंडर मैसेडोनियन था। ठीक है, यहां से वन लाइनर क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, इसका जन्म 365 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, यूनान के राजा फिलिप का पुत्र कौन था? सिकंदर। ठीक है, और सिकंदर का मूल नाम क्या था? अलेक्जेंडर मैसेडोनियन। और सिकंदर का जन्म कब हुआ? 365 ईस्वी पूर्व में हुआ। ठीक है, और सिकंदर की पत्नी का क्या नाम था? रुखसाना अर्थात रेक्सोना। ठीक है, इसके घोड़े का मीन्स कि सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था? बुकेफेराल, बयू सेफेलरू और बरू केफला। काफी इंपॉर्टेंट ये नाम है, आप ध्यान रखना। बुकेफेराल, बयू सेफेलरू
बऊ, केफला, ये एक ही घोड़े के नाम थे, तो नाम 3 नाम से उसको बुलाते थे। यहां से आपको क्लियर हो गया। और सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? अरस्तु। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था और अरस्तु के गुरु का नाम क्या था? प्लेटो। ठीक है, जिसे अफलातून भी कहा गया। क्लियर। उसके बाद और प्लेटो के गुरु का क्या नाम था? सुकरात, जिसे जहर का प्याला देकर मार दिया गया था। क्लियर आपको? यहाँ पे हमने उसका थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त करी कि उसके जीवन के बारे में कौन कौन था। ठीक है, क्या था? यूनान के राजा फिलिप का पुत्र सिकंदर था। उसका मूल नाम अलेक्जेंडर मैसोडिनियन था। 365 ईस्वी पूर्व में उसका जन्म हुआ सिकंदर का। उसकी पत्नी का नाम रुक्साना रेक्सोना था। घोड़े का नाम क्या था? बरूकेफला, बियूसेफलरू, बुकेफेराल था। ठीक है, गुरु का क्या नाम था? अरस्तु था। अरस्तु के गुरु का नाम क्या था? प्लेटो। और प्लेटो को क्या कहा गया? अफलातून कहा गया। और प्लेटो का गुरु कौन था? सुकरात था, जिसे जहर का प्याला देकर मार दिया गया। यहाँ पर मैंने आपको सिकंदर की मूल जानकारी बता दी है। तो आगे हम मेन पार्ट पढ़ते हैं। ये भी ऊपर वाला भी मेन पार्ट था, लेकिन आगे हम और चलते हैं। तो सिकंदर किस वर्ष में शासक बना? किस वर्ष की आयु में शासक बना? 20 वर्ष की आयु में सिकंदर मकदूनिया का शासक बना था। ठीक है, और 326 ईस्वी पूर्व में बलख बैक्टीरिया, जो वर्तमान में पाकिस्तान को जीतकर वे काबुल होता हुआ खैबर दरे, मतलब कि हिंदू कुश पर्वत को पार करके भारत आया था। क्लियर आपको? 326 ईस्वी में अफगानिस्तान को जीतकर, अफगानिस्तान के बलख बैक्टीरिया को जीतकर काबुल होता हुआ खैबर दर्रे अर्थात हिंदू कुश पर्वत को पार करके वे भारत आया था। ठीक है, उसने उस समय जो गंधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। ठीक है, तो वहां के राजा अंबिक ने सिकंदर की अधीनता को स्वीकार कर लिया। वो पहले ही उसे डर गया और उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया। ठीक है, लेकिन पंजाब का जो राजा पोरस था, उसने उसकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया और उनके बीच में झेलम का युद्ध हुआ। उसे हाइडेस्पिज भी कहा जाता है, हाइडेस्पिज या झेलम का युद्ध हुआ। ठीक है, युद्ध में पोरस हार गया था। ठीक है, जो पंजाब का राजा पोरस था वो हार गया था, लेकिन पोरस की वीरता को देखते हुए सिकंदर ने जो उसका राज्य जीता था वो पोरस को वापस दे दिया। ठीक है बच्चों, और जो उसकी वाइफ थी रुक्साना अर्थात रेक्सोना ने उसको अपना भाई बना लिया और उसकी कलाई पर राखी बांधी। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कौन सा युद्ध हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट युद्ध, सिकंदर और पंजाब के राजा में झेलम का युद्ध हुआ था। ठीक है, उसमें पोरस हार गया था और उसके बाद सिकंदर ने उसका मतलब कि पोरस को अपना उसी का ही क्षेत्र वापस दे दिया था और दोनों में मित्रता पूर्वक संबंध बन गए और उसकी वाइफ ने उसको राखी बांधी थी जिसका नाम रुक्साना था। ठीक है, और उसके बाद जब पोरस का युद्ध खत्म हो गया, ठीक है, सिकंदर 19 मंथ तक भारत में रहा था, लेकिन उसके बाद उसकी जो सेना ने ब्यास नदी को पार करने के लिए मना कर दिया क्योंकि वो थक चुके थे। वो युद्ध कब से लड़ते हुए आ रहे थे, उन्होंने अफगानिस्तान जीता, उसके बाद वो पंजाब की लड़ाई करी, तो वो थक चुके थे, तो इसलिए उन्होंने उसकी सेना ने हार मान ली और वो ब्यास नदी के पहले ही रुक गए कि हम आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, अब जब सेना ही तैयार नहीं थी तो सिकंदर ने क्या किया, तो उसकी जो वहां के जो सिकंदर के जो सेनापति थे फिलिप को सौंपकर, जो उसने राज्य जीते थे 325 ईस्वी पूर्व में, वे वापस चला गया। ठीक है, उसने जो अपना जीते हुए राज्य थे इंडिया में, भारत में जो भी जीता था उसने उसको सेनापति विजित क्षेत्रों को अपने सेनापति फिलिप को सौंपकर 325 ईस्वी पूर्व में वापस चला गया। ठीक है, क्लियर आपको? और रास्ते में इराक के बेबीलोन में डायरा के कारण उसकी मृत्यु हो गई। रास्ते में इराक के बेबीलोन में डायरिया के कारण उसकी मृत्यु हो गई और जब उसकी मृत्यु हुई थी तो वो 33 वर्ष का था। क्लियर आपको? यहां तक हमने पढ़ लिया। ठीक है, यूनान का राजा फिलिप का पुत्र सिकंदर था। मूल नाम अलेक्जेंडर मैसोडिनियन था। 365 ईस्वी पूर्व में उसका जन्म हुआ था। उसकी पत्नी का नाम रुक्साना रेक्सोना था। घोड़े का नाम बुकेफेराल, बियूसेफलरू, बऊ केफला था। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो था, जिसे अफलातून भी कहा गया। प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात था, जिसे जहर का प्याला देकर मार दिया गया। सिकंदर ने 20 वर्ष की आयु में मकदूनिया का शासक बना था और 326 ईस्वी पूर्व में बैक्टीरिया बल अफगानिस्तान को जीतकर काबुल होता हुआ खैबर दरे हिंदू कुश पर्वत को पार करके भारत आया था। और उस समय गंदा
गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला उस समय थी, वह हमेशा से तक्षशिला थी, ठीक है ना, सॉरी उस समय नहीं थी, गंधार की राजधानी थी तक्षशिला, गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। और वहां के राजा आम्बिक ने सिकंदर की अधीनता को स्वीकार कर लिया, किंतु पंजाब के राजा पोरस ने उसकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया और उसके साथ झेलम का युद्ध किया, जिसमें पोरस हार गया। किंतु पोरस की वीरता को देखते हुए सिकंदर ने उसको विजित क्षेत्र उसको ही दे दिया और दोनों मित्रता पूर्वक संबंध बने। और उसकी वाइफ ने रक्सोना ने सिकंदर की वाइफ ने पोरस के हाथ पर राखी बांधी, ठीक है। और उसके बाद सिकंदर 19 मंथ तक भारत में रहा, लेकिन उसकी सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। फिर उसके बाद उसने अपने जो भी विजित क्षेत्र थे उनको जो जीता था वो अपने सेनापति फिलिप को सौंपकर 325 ईस्वी पूर्व में वापिस होने लगा, ठीक है। और रास्ते में इराक के बेबीलोन में डायरा के कारण 33 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर हमने सिकंदर के बारे में पढ़ लिया। तो कुछ और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एग्जाम की दृष्टि से, अब हम वो पढ़ते हैं, ठीक है। मैं बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ कि आपको याद हो जाए, ठीक है ना, इसलिए मैं करती हूँ, ठीक है। आगे, सिकंदर की थल सेना का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर था, वेरी इंपॉर्टेंट। और जल सेना का सेनापति निरियाकस था, ठीक है। और सिकंदर व उसके घोड़े का मकबरा कहाँ है? बेबीलोन में, ठीक है। कहाँ पर है? बेबीलोन में, ठीक है। सिकंदर के थल सेना का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था, जल सेना का सेनापति नियकिस था। और उसके घोड़ा और सिकंदर का मकबरा कहाँ पर है? बेबीलोन में, क्योंकि उसकी डेथ बेबीलोन में हुई थी, ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट, आगे हम पढ़ते हैं, जो बेबीलोन का झूलता हुआ बगीचा है वो 7 अजूबों में से है, ठीक है। बेबीलोन का झूलता हुआ बगीचा है वो 7 अजूबों में है, ठीक है। और सिकंदर को विश्व विजेता, जो सिकंदर था वो पूरे भारत को जीतने के लिए आया था, लेकिन उसकी सेना ने उसका साथ नहीं दिया, इसलिए उसको वापस होना पड़ा। लेकिन उसको फिर भी विश्व विजेता कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि यूनान के लोगों को जिन देशों की जानकारी थी सिकंदर ने उन सबको जीत लिया था, ठीक है। तो वो कौन से थे? एशिया, जिसे तुर्की कहा जाता है, एशिया माइनर जिसे तुर्की कहा जाता है, सीरिया, मिस्र, इराक, ईरान, सिंध, गंधार, कंबोज जीता था, ठीक है। आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। उसे विश्व विजेता क्यों कहा जाता है? क्योंकि यूनान के लोगों को जिन देशों की जानकारी थी उसने उन सबको जीत लिया था। यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया यूनानी आक्रमण, ठीक है। और विदेशी आक्रमणों का हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलने वाले हैं। आगे हम मौर्य समाज के बारे में, साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तो मेरे साथ जुड़े रहे और थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और अपनी तैयारी करो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।